आइए शुरू करते हैं बड़ी बहस। आपातकाल या भ्रष्टाचार। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। संबित, सीबीआई की कार्रवाई होती है, आम आदमी पार्टी पहले जिसे कहती है बदले की राजनीति, तानाशाही करार देती है, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से डराने की कोशिश करार देती है। शाम होते होते आम आदमी पार्टी ये कह रही है लोकतंत्र के लिए काला दिन। बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए, केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? ये जो लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा गया है, मैं आपको याद दिलाऊं रोमाना, जिस दिन जितेंद्र तोमर जी को भी अरेस्ट करने पुलिस गई थी, इसी प्रकार का एक ऑनेस्टी सर्टिफिकेट लेके जितेंद्र तोमर जी के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था ये इमरजेंसी लग गया और ये लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। फिर 5 दिन बाद जब सच्चाई सामने आया, जब मालूम पड़ा कि जितेंद्र तोमर जी ने भ्रष्टाचार किया है और उनकी जो सर्टिफिकेट है वो नकली है, तो यही अरविंद केजरीवाल जी काले दिन को बगल में रखकर कहने लगे मुझे ही अंधेरे में रखा गया था। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को और उनके तमाम नेताओं को पूरा होमवर्क करके बोलना चाहिए, ऐसे ही अनर्गल आरोप। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। दिलीप पांडे जी, एक भ्रष्टाचार का आम मुद्दा जिसमें सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, अब इस भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार सीधे सीधे केंद्र से टकराव क्यों मोल लेना चाहती है सर? सबसे पहले तो रुमाना जी, आपको, आप सबको, पूरे देश को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज सुबह 10 बजे के करीब सीबीआई इतनी स्वतंत्र हो गई कि एक प्राइवेट कंप्लेन पे एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के दफ्तर को उसने सील कर दिया, वहां पे रेड मार दी। वो अलग बात है कि कोल स्कैम में सीबीआई की रफ्तार इतनी धीमे है कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है, डांटना पड़ रहा है। पर सीबीआई की मजबूरी यह है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से पहले अपने पॉलिटिकल मैंडेट को पूरा करना जरूरी है, जो उनकी परंपरा रही है। हमको, आपको, देश को, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि सीबीआई नामक तोते का केंद्र की सरकारें किस प्रकार से इस्तेमाल करती रही हैं, किस प्रकार से दुरुपयोग करती रही हैं। इसके बाद 2 बातें महत्वपूर्ण है रुमाना जी, जो मैं संबित भाई द्वारा कही गई बातों की पृष्ठभूमि में रखना चाहूंगा आपके सामने। सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो ये रेड की गई है वो राजेंद्र कुमार जी के ऊपर रेड नहीं की गई है, वो माननीय केजरीवाल जी के ऊपर। राजेंद्र कुमार जी तो बहाना है, दरअसल केजरीवाल जी निशाना है इस रेड का। क्यों बहाना है? राजेंद्र कुमार बहाना क्यों है? एक ऐसा अफसर जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, एक ऐसा अफसर जिसके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई कर रही है, आप उसे क्यों बचा रहे हैं? आप अरविंद केजरीवाल को उस अफसर के लिए ढाल क्यों बना रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। और क्या करती सीबीआई, क्यों बताती सीबीआई, मुख्यमंत्री से इजाजत क्यों लेती सीबीआई कार्रवाई करने के लिए? सर, आपको मुझसे बेहतर पता होगा ना, 2014 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जो 6A था उसे खारिज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। रुमाना जी, बिल्कुल बिल्कुल, रुमाना जी, रुमाना जी, रुमाना जी, आपके आक्रोश को मैं अपने तर्क से शांत करने का प्रयास करता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाइएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि राजेंद्र कुमार बहाना है, केजरीवाल दरअसल निशाना है। और ऐसा मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि जिस केस में ये पड़ताल की गई है वो केस है तब का जब वो एजुकेशन आईटी के सेक्रेटरी थे। तो ये बताइए कि जो सीबीआई की टीम वहां पे पहुंची थी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके फाइलें वहां पे क्यों नहीं तलाशी गई? एजुकेशन के विभाग में जो संबद्ध अधिकारी हैं उनके यहां रेड क्यों नहीं मारी गई? उस दफ्तर में रेड क्यों मारी गई जहां माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय की तत्कालीन रेलेवेंट रिसेंटली यूज की गई फाइलें हैं, हस्ताक्षर के लिए रखी हुई फाइलें हैं, वर्तमान में जो कामकाज चल रहा है उससे जुड़ी हुई फाइलें हैं? ऐसा क्यों किया गया कि माननीय मेरा जवाब सुन लीजिए दिलीप पांडे साहब, आप जरा मेरी बात भी सुनिए ना। अब वो प्रधान सचिव है, वो उनका दफ्तर है, और फिर मुख्यमंत्री को क्यों कॉन्फिडेंस में लिया जाए एक ऐसे अफसर पर कार्रवाई करने के लिए, जिस अफसर को अपना प्रधान सचिव बनाने के लिए इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने ऑनिंदो मजूमदार के दफ्तर पर ताला भी पड़वा दिया था? क्यों? ऐसा अफसर जिसके साथ अरविंद केजरीवाल की जो नजदीकियां हैं वो जग जाहिर है। अगर ऐसे अफसर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो फिर क्यों बताया जाए? तो गलत क्या हुआ इसमें, बताइए आप फिर। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। मैं आपसे असहमत नहीं हो रहा हूं, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं रुमाना जी, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। मैं तो आपसे असहमत होने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी थे
और भ्रष्टाचार का मामला तब का जुड़ा हुआ है तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस को सील करने की, रेड करने की बजाय उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था रेड मारने के लिए, वहां के फाइलों की पड़ताल करनी चाहिए थी, वहां छानबीन करनी चाहिए थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में रेड नहीं मारी गई, रेड कहां मारी गई? जहां मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई फाइलें रखी गई हैं, जहां रेलिवेंट फाइलें रखी गई हैं। मेरा ये सवाल है और मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख साथी बैठे हुए उनसे इस बात को समझना चाहूंगा। क्या तो भ्रष्ट नहीं है ना, केजरीवाल साहब तो भ्रष्ट बिल्कुल है नहीं, उनके यहाँ तो माल मिलेगा नहीं। लॉजिकल होकर बात करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही थी, वो ये बात कह रहे थे कि जो फाइलें चाहिए थी हमसे मांग लेते, हम दे देते, तो इस पे मेरे ख्याल से कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैं आऊंगी दिलीप पांडे साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले संबित बात रखना चाह रहे हैं। जी संबित। देखिए, तथ्यों को पहले आप जानिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दिलीप जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे आंख बबूले क्यों मुंह पेड़े हैं। जिस प्रकार से वो भड़क गए हैं, मुझे तो दाल में पूरा दाल ही काला नजर आने लगा है। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि राजेंद्र कुमार जी ही भ्रष्ट हैं, उनको बचाने के लिए इस प्रकार पूरी जमात सामने क्यों आ गई है। अरे जो भ्रष्ट है उसको जाने दीजिए। और 14 जगह पे रेड हो रहा है। किसने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रेड हुआ है? उसी कॉरिडोर में जहां पे चीफ मिनिस्टर है, उसी फ्लोर में उनका भी दफ्तर है। स्वाभाविक है, वो उनके निजी सचिव हैं, तो उसी फ्लोर में होगा। आप चाहते हैं कि उनके फ्लोर में 14 जगह पे रेड हो रहा है, कोई यूपी में है, कोई दिल्ली में है, कोई थर्ड फ्लोर में है, तो कहीं रेड ना हो? क्या बात है? मैं दिलीप जी से जानना चाहता हूं, क्या बात है कि सीबीआई तो एक बहाना है, भ्रष्टाचार को बचाना है, ये क्यों नारा आज कहीं ना कहीं जनता सुन रही है? आप राजेंद्र कुमार जी को इस तरह बौखलाकर क्यों बचाना चाहते हैं? मैंने मनीष सिसोदिया को कभी बौखलाते हुए नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूं रोमाना जी। अरविंद केजरीवाल जी बौखला जाते हैं, मगर मनीष सिसोदिया बड़े बात आप उठा रहे हैं, मैं उसका जवाब लूंगी। दिलीप पांडे मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुनकर, लेकिन उससे पहले अभय दुबे, कंचन गुप्ता और कांग्रेस की तरफ से अग्रवाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी अग्रवाल साहब, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखिए ये कांग्रेस सरकार की दिखाई हुई राह ही है कि किस तरीके से सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है, और अब उसी राह पर आगे बढ़ रही है मोदी सरकार। अग्रवाल जी। मुझे आधा मिनट का समय दे दें, मैं दोनों के चेहरे पे से नकाब उठाना चाहता हूं। सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बन गया, उनके इशारे पे काम कर रहा है। और आप पार्टी को आज सुबह से मैं इनके जो तरीका है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, बात करने का, ऐसे उछल रहे हैं जमीन से 2-2 फुट ऊपर, जैसे पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया। अगर आप पाक साफ हैं, आपने चुनाव लड़ा और ये कहा कि हम सबसे ईमानदार हैं, हमारे जितने नुमाइंदे सब ईमानदार हैं, 6 महीने के अंदर जितनी कलई इनकी खुली है उतनी कभी नहीं खुली किसी की। आपके दफ्तर पे आरोप लगे, एडवर्टाइजमेंट के आरोप लगे, प्याज खरीदने के आरोप लगे, आपका नकली डिग्री, रंगदारी, पैसा मांगना, कौन सा ऐसा आरोप है जिससे आप बच गए? तो माफ करना, ये कहना कि आप पाक साफ हैं बाकी सब बेईमान हैं, आज आपके गले में घंटी बंधी है तो घंटी बज रही है बहुत जोर से, और भ्रष्टाचार की घंटी बज रही है। आज आपको सफाई देनी है अपनी, आप क्यों घबरा रहे हैं? अगर राजेंद्र कुमार के कमरे में, दफ्तर में छापा पड़ा है तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप इतना परेशान क्यों हैं? अग्रवाल उठा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जिसके खिलाफ झंडा बुलंद करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और अब उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की ये कार्रवाई। सर आ रही हूं जेपी अग्रवाल साहब आपके पास, छोटा सा कमेंट पहले कंचन गुप्ता का। देखिए, मैं 3 छोटे बिंदु यहां पर रखना चाहता हूं। एक है कि आप जब सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू बनाया था कि सीबीआई अपने तरीके से काम करे, और आपकी जो वेबसाइट है वहां पर आज भी एक पूरा पेज है, सीबीआई डज नॉट नीड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सराहते हुए उन्होंने ये लिखा था जी। दूसरी बात है, आज की जो रेड है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर में हुई है। कोई चीफ मिनिस्टर, वो पूरा जो उसका फ्लोर को आप सीएमओ कह दे तो आप कह सकते हो कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रेड हुई है, बात ये सही नहीं है। जो उनकी निजी दफ्तर है उस पर रेड हुई है, और जहां पर फाइल्स रखे रहते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो फाइल साइन करते हैं वो फाइल उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो उसको क्लियर करते हैं फिर साइन करते हैं। पूरे देश में यही नियम है। तीसरी बात जो है कि आप कह रहे हो कि ये मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, यह बात सही नहीं है। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है तो इसका मतलब है कि केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रेड हो, तो फिर उनके घर पे क्यों रेड हो रहा है? उनके घर पे भी रेड नहीं होना चाहिए। उनके और जो बाकी 13 जगह पर उनकी प्रॉपर्टीज हैं या इंटरेस्ट हैं
वहां पर भी रेड नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस तरीके से आपने इस पर रिएक्शन किया, मुझे लगता है ये एक बहुत सुनहरा अवसर था। अगर आप इस रेड को सराहती, इसको सपोर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बढ़त तो बनाने का ये एक मौका हो सकता था आम आदमी पार्टी सरकार के पास। लेकिन अभय दुबे साहब, हालात इस तरीके के बने कि पहला ट्वीट जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाता है वो ये कि देखिए मेरे दफ्तर पर सीबीआई पहुंच गई है छापा मारने के लिए। लगातार ये बताने की कोशिश कि मेरे दफ्तर पर सीबीआई का छापा, मेरा दफ्तर सील कर दिया गया। जबकि शाम होते होते सीबीआई की तरफ से अब खुद ये कहा जा रहा है कि साहब मुख्यमंत्री के दफ्तर में कोई छापेमारी नहीं हुई है। इतना जरूर है कि दिल्ली सचिवालय, उसकी तीसरी मंजिल, एक कमरा दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दूसरा कमरा बराबर में ही जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार का। राजेंद्र कुमार जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके कमरे में जाकर हमने छापेमारी की, और सिर्फ उनके कमरे में नहीं बल्कि उनके घर पर और ठिकानों पर हमने छापेमारी की। तो ये किस तरीके से देखा जाए इस पूरे प्रोपेगेंडा को, जो कि सीबीआई की तरफ से कहा गया जांच प्रभावित करने के लिए झूठा प्रचार? देखिए, कौन क्या कह रहा है इसको तो थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए। जब से सवेरे से मुझे ये खबर पता चली है, आप लोगों ने एक फोनो भी लिया था उस वक्त मुझसे, तब से मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर मान लीजिए सीबीआई को पता लगता है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर में किसी बड़े अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत उसके पास आ गए हैं और उसे उस अफसर के ऊपर काबू पाना है, उसकी तलाशी लेनी है, तो सीबीआई का मोडस ऑपरेंडाई क्या होगा? सीबीआई किस तरीके से काम करेगी? हो सकता है कंचन बाबू की बात ये बिल्कुल सही हो कि सीबीआई के पास ये अधिकार है, उसे कहीं से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि व्यवहारिक राजनीति, व्यवहारिक दृष्टिकोण, राजनीतिक कौशल और वास्तव में भ्रष्टाचार को कम करने की इच्छा, न केवल ये दिखाने की इच्छा कि भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं, उसके मुताबिक सीबीआई निश्चित रूप से प्रधानमंत्री दफ्तर में या ऐसे ही किसी मुख्यमंत्री के दफ्तर, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, उसको विश्वास में लेने की कोशिश करेगी, फिर यह कार्रवाई करेगी। अगर सीबीआई ऐसा करती, अगर वो अरविंद केजरीवाल से किसी तरह से विश्वास में लेती, फिर अरविंद केजरीवाल उससे सहयोग नहीं करते। तो एक पूरी बात करिए, एक पूरी बात करिए, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ साधारण कार्रवाई, इसकी हर जगह प्रशंसा होनी चाहिए थी, विवादित हो गई। राज्यसभा में ये सवाल उठा, विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया और सरकार ने एक तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ गोल कर लिया। ठीक है, आपकी नजर में ये पूरा साल एक छोटी सी बात मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन ये जो व्यवहारिक राजनीति का आप तर्क दे रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में नए प्रयोग के नाम पर ये आम आदमी पार्टी जो उभर कर आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है। नहीं सर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। सर, आम आदमी पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है ये एक नया प्रयोग है और संबित पात्रा इसकी तस्दीक करेंगे कि हमने ये नया प्रयोग किया है। लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा पड़वाने का। मैं इसका उत्तर देता हूं, ये सुप्रीम आपको कोर्ट टेक्निकल उत्तर चाहिए, मैं इसका टेक्निकल उत्तर देता हूं, सुन लीजिए जी। रोमाना जी, मेरे हाथ में आम आदमी पार्टी का जो वेबसाइट, अभी कंचन गुप्ता जी वेबसाइट के बारे में बोल रहे थे, उसका प्रति है। वो प्रति 2013 का है, जब सीबीआई के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया था और कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के लेवल के अफसर पर छापा मारने के लिए कतई चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और सरकार से किसी प्रकार की इजाजत नहीं ली जाए। और उसके समय आम आदमी पार्टी ने अपने वेबसाइट पे यह आर्टिकल डाला था कि हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया था आपको पता है? सवाल उठाया, सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया था आपको सुना देता हूं। मुख्यमंत्री का दफ्तर जो है मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देता हूं साहब, अभय दुबे जी, आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभय जी, आप एग्जाम्पल सुनिए। 15 सितंबर, लेकिन इस वक्त प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मामले पर। नहीं है, क्योंकि अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई वो मेरे बहुत ट्रस्टेड और चहेते आदमी हैं और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो केजरीवाल को पहले से इन्फॉर्म करने का तो मतलब ये है कि आप सरप्राइज रेड कर ही नहीं सकते। और ये कहना कि भाई उनके ऊपर रेड नहीं हो सकती क्योंकि वो केजरीवाल के सेक्रेटरी हैं या केजरीवाल के चहेते आदमी हैं, ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा। और सिर्फ इस आधार पर ये चिल्लाना कि भाई ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये बात ठीक है कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है और सीबीआई को कई बार पॉलिटिकली मिसयूज भी किया गया है, लेकिन हर केस में ये नहीं कहा जा सकता जस्ट बिकॉज किसी ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ, जिसके खिलाफ सीबीआई के पास सब्सटेंशियल एविडेंस है,
उसके खिलाफ अगर रेड करी जाती है तो ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा। Sir, in English also, sir. जी एक बार फिर से हम रुक करेंगे। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। और देखिए दिलीप पांडे साहब, प्रशांत भूषण भी यहां पर वही बात कह रहे थे जो कुछ देर पहले मैं आपसे कह रही थी कि ये जगजाहिर बात है कि राजेंद्र कुमार जो है वो बहुत ही पसंदीदा, या अगर प्रशांत भूषण के शब्दों में कहा जाए चहेते अफसर अरविंद केजरीवाल के। अब अगर राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है तो क्यों कॉन्फिडेंस में लिया जाए भाई अरविंद केजरीवाल को? रुमाना जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब मामला भ्रष्टाचार का होता है तो अरविंद केजरीवाल का कोई भी चाहता नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरविंद केजरीवाल इस देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चूहा सूंघा घेरा पकड़ा, अपने ही कैबिनेट सेटिंग मिनिस्टर को बाहर का रास्ता दिखाया और उसके भ्रष्टाचार की फाइल अपने हाथों से खुद सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। एक उदाहरण मेरा भी सुन लीजिए, एक उदाहरण मेरा भी सुन लीजिए सर। अभी कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इन्हीं राजेंद्र कुमार को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक अफसर जो एसीबी को शिकायत करता है, एसीबी सीधा सीबीआई को जांच की सिफारिश कर देती है और सीबीआई कार्रवाई कर लेती है। तो आप तो शुरू से ही नियत पर सवाल उठा रहे हैं ना। आपको तो यही बात की परेशानी हो रही है कि क्यों इस अफसर के खिलाफ एसीबी में शिकायत की गई, क्यों एसीबी ने वो सिफारिश जो है आगे सीबीआई को कर दी। खुद कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया सवाल उठा कर आप जब सवाल पूछ लें रुमाना जी। जी सर जवाब दीजिए। रमाना जी आप सवाल पूछ लें अगर तो जवाब देने का मौका दे, बीच में दूसरा सवाल ना पूछे वरना फिर मेरे बैठने कोई मतलब नहीं है। आप यहां पे बैठ सकते हैं इस सीट पे। मैं जो 2-3 बातें कहना चाहता हूं बिना बीच में रोके टोके आप मुझे अपनी बात को रखने का मौका दें। सबसे पहली बात यह कि प्रशांत जी ने भी ये कहा कि सीबीआई का मिसयूज होता रहा है। इस बार सीबीआई का मिसयूज हुआ कि नहीं हुआ ये हम और आप और प्रशांत जी कैसे तय करेंगे, सोचने वाली बात है। महत्वपूर्ण बात यह है, अभी संबित भाई ने कहा कि यहां तो पूरी दाल काली नजर आती है। मनोविज्ञान का सिद्धांत कहता है जैसा हम होते हैं वैसा ही हम चीजों को देखते हैं। हमारी चिंता क्या है वो मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा कि हम क्यों उछल रहे हैं। हमारे सामने जेपी अग्रवाल जी ने कहा कि ये लोग क्यों उछल रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हम क्यों उछल रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी, माननीय अरुण जेटली जी संघी ढांचे के ऊपर लंबे लंबे उपदेश देते हैं, लेकिन जब बारी आती है राजनीतिक विद्वेष निकालने की तो केरला हाउस के ऊपर दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके रेड करवा देते हैं बीच की अफवाह पर। फिर आप सीबीआई का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री दफ्तर को सील करवा देते हैं। यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप राजेंद्र कुमार सही है कि गलत है। तोमर के टाइम पे भी हमने प्रोसेस पे सवाल खड़ा किया था, तोमर की ईमानदारी और बेईमानी पे सवाल नहीं खड़ा किया था। अब भी हम वही बात कर रहे हैं, हम प्रोसेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने तय किया था दिलीप जी, डिस्क्रेडिट करने का प्रयास दिलीप कर जी, रहे हैं। ये पॉलिटिकल वेंडेटा दिलीप जी ये प्रोसेस आपने तय किया था। आप संघी ढांचे को डिटेल कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात कहूंगा मैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कांग्रेस पार्टी के बारे में, एक ही लाइन कहूंगा कि सूप तो सूप चलनी भी बोले जिसके 72 छेद। नेशनल हेराल्ड के केस में पॉलिटिकल वेंडेटा का रोना राहुल गांधी भी रो रहे थे, सोनिया गांधी भी रो रहे थे और जेपी अग्रवाल साहब भी रो रहे थे। लेकिन अब जब बात अपने ऊपर से हट गई है और नेशनल हेराल्ड से ध्यान भटकाने का मौका मिल गया, आप अपने राजनीतिक विद्वेष। चलिए जवाब देते हैं। सम्मित में आऊंगी आपके पास, लेकिन जेपी अग्रवाल साहब का दुरुपयोग हो रहा है। संघी ढांचा मैं जरा सा रोकना चाहूंगी आप सबको। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज के लिए किशोर अजवाणी के पास। ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे सकता है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर। कल और डीजल गाड़ियों पर यह बड़ा आदेश हो सकता है, ऐसे संकेत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कड़े कदम के संकेत दे रहा है। कल यह आदेश आ सकता है कि डीजल एसयूवी लग्जरी कार की बिक्री पर रोक लगाई जाए कुछ महीनों तक। डीजल एसयूवी यानी 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर रोक संभव, यानी जो बड़ी डीजल गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां, एसयूवी हैं या बड़ी गाड़ियां हैं, उन पर रोक लगाई जाए। और ट्रकों की एंट्री पर भी टैक्स जो है वो दुगना किया जाए। अभी जो 700 लिया जाता है वो 1400 लिया जाए और अभी बड़े ट्रकों पर जो 1300 लिया जाता है वो 2600 लिया जाए। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। निपुण, तो कल ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि बड़ी गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक ही लग जाए रजिस्ट्रेशन पर? जी बिल्कुल, और ये जो रोक है अभी शुरू में एक प्रयोग के तौर पर दिल्ली में 3 महीने के लिए लगेगी, यानी कि 31 मार्च 2016 तक के लिए, 1 जनवरी से 31 मार्च 2016 तक के लिए रोक लग सकती है। इसके स्पष्ट संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात रख गई थी कि 7 गुना ज्यादा प्रदूषण डीजल गाड़ियां करती हैं पेट्रोल की गाड़ियों से। और जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं निजी इस्तेमाल के लिए, लग्जरी गाड़ियां,
कम से कम उन पर तो पाबंदी लगनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सहमति जताई है। जो ग्रीन टैक्स अभी 700 और 1300 की दर से लग रहा है, उसे 1400 और 2600 किया जा सकता है। इसके अलावा कूड़ा जलाने जैसी चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश दे सकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन गाड़ियों का मसला उठाया गया था उनके वकील की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई रोक नहीं लगाई है, आपको जो भी लागू करना है आप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कल के आदेश का हिस्सा होती हैं, हालांकि औपचारिक आदेश कल ही आएगा। शुक्रिया निपुण आपका। तो ये बड़ी खबर, बड़ी निजी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 3 महीने तक की रोक लग सकती है। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियां, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियां यानी जो एसयूवी गाड़ियां होती हैं ज्यादातर, उन पर रोक लग सकती है। रोमाना, फिलहाल बड़ी बहस में छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, आपातकाल या भ्रष्टाचार। दिलीप पांडे साहब, केंद्र और केजरीवाल सरकार के रिश्ते लगातार उसमें हमने टकराव देखा, क्या माना जाए? आने वाले वक्त में भी कहीं कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। इसी तरीके से टकराव की राजनीति देखने के लिए मिलेगी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के बीच। बिल्कुल, समस्या इस बात की है कि जहां हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन के साथ सरकार के साथ मिलजुल कर काम करना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रयास कर रहे हैं, प्रदूषण के ऊपर काम कर रहे हैं, झुग्गियों को रिसेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां केंद्र की सरकार जो अपने इशारे पे बिना विश्वास में लिए झुग्गियां तोड़वा देती है, बिना विश्वास में लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर पर रेड मरवा देती है, सील करवा देती है। ये किस प्रकार से रिस्पेक्ट है फेडरल स्ट्रक्चर को? फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर खूब बातचीत करते हैं। मैं भी अभय जी की बात से सहमत होता हुआ प्रतीत हो रहा हूं कि आप सोच कर देखिए कि नृपेंद्र मिश्रा जी जो प्रधानमंत्री जी के सचिव हैं, बिना किसी को बताए चुपचाप नृपेंद्र मिश्रा जी के ऑफिस से सीबीआई अगर रेड कर देती है तो पूरे देश में इसके ऊपर क्या बवाल मच रहा होगा, आप कल्पना करके देख लीजिए। हम ये कहीं नहीं रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। आपको पता है कि बिना आपके इंटरवेंशन के अपने ऑफिसर को मुख्यमंत्री निकाल देता है, अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई कर देता है। आप ऐसे ईमानदार व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? मैं परमिशन लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मामला एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में रेड मारने की बजाय मुख्यमंत्री के दफ्तर में रेड मारते हैं, मुख्यमंत्री की फाइलें चेक करते हैं। जो इस बात को दिखाता है मुख्यमंत्री के दफ्तर में, मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर कोई नहीं गया है जी। जब नहीं मिलता है, 2.5 घंटे की रेड के बाद क्या मिलता है? 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं संबित जवाब देंगे उस पर, लेकिन उससे पहले जेपी अग्रवाल साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी अग्रवाल जी। रुमाना जी, बहुत समय से बीजेपी के पास आप आ नहीं रही है, उचित नहीं है। मैं बहुत कम शब्दों में ये कहना चाहता हूं, दिलीप भाई ने मेरा जिक्र किया, ये बात बहुत गलत बात है इनकी कि अगर कोई बात है, अगर आप में ये समझते हो हमने भ्रष्टाचार करा है, 1.5 साल से आप सरकार में, आप निकालो भाई, सारी फाइलें आपके पास है। अगर आप उसमें कुछ नहीं कर सके तो आज अपने 6 गिनो, हमारी तरफ उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई की स्वायत्तता की बात करती थी और आज उसी सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है। कभी वघेला के पास भेज रही है, कभी कहीं भेज रही है, कभी हिमाचल में भेज रही है, अब आपके ऊपर डंडा चला है। अगर आप पाक साफ है तो घबरा क्यों रहे हो? इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? क्या आपके चेहरे की हवाइयां उड़ रही है, इससे आप परेशान हो? अगर इन्होंने कोई काम करा, अगर कुछ नहीं मिलता तो आपको वैसे सर्टिफिकेट जवाब देंगे। और संबित देखिए, एक सवाल मेरा भी है, गुजरात के अंदर जब सीबीआई कार्रवाई करती है और गुजरात पुलिस के अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है, आपके पास कुछ नहीं है। गुजरात सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए गुजरात के अफसरों का मनोबल जो है वो टूटेगा इस तरीके की कार्रवाई से। अब जब दिल्ली के अंदर अफसर पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो फिर बीजेपी का ये स्टैंड क्यों बदल गया है? संबित पात्रा, मैं आपको याद दिलाऊं, 15 सितंबर 2015, आज से लगभग 3 महीने पहले, मध्य प्रदेश में भी करें, राजस्थान में भी करें और छत्तीसगढ़ में भी करें। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। 15 सितंबर 2015 को राजस्थान सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक सिंघवी को गिरफ्तार किया गया। रेड हुआ, गिरफ्तार करके ले गए साहब। केवल रेड ही नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। क्या यह सवाल बना? क्या चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसी प्रकार से संघीय ढांचा का उल्लंघन हो गया? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आप अगर करप्शन करेंगे तो ये तंत्र जो है आपको पकड़ लेगा। और यहां तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं, 50 करोड़ रुपए राजेंद्र कुमार जी ने अपने ही घर में ले लिया।
आप बताइए 50 करोड़ रुपए कोई छोटा रकम होता है, और उसे बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इस कदर चिल्लाने लगे और इस प्रकार से भद्दे भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए करने लगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक छोटी सी विषय को सामने रखता हूं लास्ट में। 26 अक्टूबर 2012 को दिल्ली की अरविंद जनता जो है केजरीवाल वो जी ने सबसे ट्वीट ज्यादा किया है। परेशान है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का खेल दिल्ली में खेला जा रहा है। नहीं, आप बताइए वो रोमाना दरअसल जी, इसमें दिल्ली की के जनता सिर के परेशान ऊपर से क्यों है? ये गुजर रहा आरोप सर। प्रत्यारोप बहुत-बहुत क्यों है? शुक्रिया आप सभी रोमाना का। जी, आप बड़ी चाहती हैं बहस कि देख रहे थे CBI आप।